हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं साइंस की। क्लास 9th में जो है साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो उसके मिड में जो चैप्टर में दिए हुए हैं और लास्ट जो एक्सरसाइज है, हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अभी एग्जाम के लिए जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस, और आपको जो भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली है वो सब आज डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। साउंड में जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। तो सबसे पहले बात होती है कि कोई भी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है तो वो आपके ईयर तक किस तरीके से पहुंचती है, ये जो है जानना सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है साउंड चैप्टर में। तो किस तरीके से पहुंचती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के बाद जो पार्टिकल्स हैं उसके पास के, वो जो है मोशन में आते हैं। और वो मोशन में आने के बाद क्या करते हैं, उसके जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं उसके, जैसे ये जो है यहाँ पे पार्टिकल्स मोशन में आए तो आगे वाले जो एडजेसेंट पार्टिकल्स होंगे उसके साथ में, तो उन पर जो है वो फोर्स लगाते हैं। तो वो फोर्स लगाने के बाद फिर वो मोशन में आ जाते हैं और ये जो है रेस्ट में चले जाते हैं। इसी तरीके से जो है ये जो है प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो ये जो है इसी तरीके से आगे प्रोसेस चलता है। तो आइए जो है देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर जो है ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है, इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्टार्ट हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है और ये जो है पार्टिकल्स जो है उसके मीडियम जो है वो वाइब्रेट होने शुरू होते हैं। और वाइब्रेट होने के बाद वो जो है ट्रेवल नहीं करते हैं। द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल। पार्टिकल्स कभी भी ट्रेवल नहीं करते हैं। तो पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करते हैं, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं करेंगे यहां पर ऑल द वे वाइब्रेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द ईयर। तो ये जो है पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट हो रहे हैं पर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। अब पार्टिकल ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट। देखिए जो सबसे पहले पार्टिकल्स जो उस ऑब्जेक्ट के पास में पहले वो वाइब्रेट होगा, फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो जो उसकी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उससे जो है वो डिस्प्लेस होता है। इट देन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एडजेसेंट पार्टिकल। जो हम बात कर रहे थे कि जो उसके बिल्कुल जस्ट साइड में जो पार्टिकल हैं, एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं, उस पर जो है फोर्स लगाएगा वो। एज ए रिजल्ट विच द एडजेसेंट पार्टिकल्स गेट्स डिस्प्लेस्ड। तो उसका जो एडजेसेंट पार्टिकल है वो डिस्प्लेस होगा इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। और वो जो है जो फर्स्ट पार्टिकल था वो फिर दोबारा से रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस। तो जब तक आपके कान तक नहीं पहुंचती है वो साउंड, तब तक जो है ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है। ये जो है आपका क्वेश्चन था कि वाइब्रेट जो है किस तरीके से साउंड जो है, कोई भी साउंड आपके ईयर तक किस तरीके से पहुंचती है। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो कोई भी जो पार्टिकल है, पहले जो है सबसे पहले जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट होते हैं। तो पार्टिकल खुद ट्रेवल नहीं करते हैं, मेन बात याद रखनी है आपको कि पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, वो जो है वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के बाद फर्स्ट डिस्प्लेस्ड होता है अपनी इक्विलिब्रियम जो भी उसकी पोजीशन है, और उससे जो है वो फोर्स लगाता है उसके एडजेसेंट पार्टिकल्स पर। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है आगे चलता जाता है, खुद वो रेस्ट में चला जाता है और लास्ट में जो है आपके कान तक जो है साउंड पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस और पिच। देखिए दो टर्म है, लाउडनेस और पिच। ये जो है हमें जानना जरूरी है कि लाउडनेस क्या है, लाउडनेस क्या होता है और पिच में डिफरेंस क्या है। तभी हम बता पाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी जो है डिटरमाइन करती है लाउडनेस और पिच को। देखिए ये हमारी वेव है, साउंड वेव। तो ये इस तरीके से जो है साउंड वेव चलती है। तो साउंड वेव है, साउंड वेव जो है इसमें आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। ये जो है आपकी साउंड वेव नॉर्मल है, साउंड वेव नॉर्मल है। यहां पर आप ये चार डायग्राम देख रहे हैं साथ में। तो यहां पर ये दोनों डायग्राम शो कर रहे हैं आपकी लाउडनेस को। कैसे शो कर रहे हैं, अगर हम यहां से जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप एक डिफरेंस देख पाएंगे कि
ये डिस्टेंस जो है, इसी डिस्टेंस को हम एक टर्म दी एम्पलीट्यूड। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, अब यहां पर आप इसमें जो है डिफरेंस देख पाएंगे, यहां पर इस वाले में और इस वाले डायग्राम में, दोनों में डिफरेंस आप ये देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड इसमें कम है और इसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड की वजह से ही जो है लाउडनेस जो है इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। तो लाउडनेस की प्रॉपर्टी जो है डिटरमाइन किससे की जाती है, एम्पलीट्यूड से। और वहीं हम देखें इसमें, तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि एक ही जो ये जो वेव है, यहाँ पर जो है वेव्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो है वेव जो है कम है। तो ये जो है जो पिच को डिसाइड करती हैं, तो ये क्या कर रही हैं, पिच को डिसाइड करती है। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं वेव की फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पर जो है वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतने ही टाइम में। तो ये आपकी पिच को डिसाइड करती है। तो क्या डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसे डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है आपकी पिच को। तो ये दो टर्म जो आपने लाउडनेस और पिच जो देखी आपने, ये डिसाइड करती हैं हमारी लाउडनेस और पिच डिसाइड प्रॉपर्टी क्या है इनकी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। आइए अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लाउडनेस या सॉफ्टनेस जो है ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय एम्पलीट्यूड। बिल्कुल हम बात कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड है, डिटरमाइन करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। तो अब जो है कितने जो है फोर्स के साथ जो है साउंड प्रोड्यूस की जा रही है किसी चीज की, ऑब्जेक्ट पर कितने तेजी से या फोर्स के साथ लगाया गया, यही जो है आपका डिटरमाइन करेगा लाउडनेस को। और लाउडनेस किससे डिटरमाइन होती है, एम्पलीट्यूड। आप याद रखेंगे एम्पलीट्यूड से डिसाइड होती है लाउडनेस। अब यहां पर हमारा सेकंड था पिच। पिच क्या होती है, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। तो ब्रेन किस तरीके से इंटरप्रेट करता है फ्रीक्वेंसी को साउंड की, यही जो है क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स, तो जिस तरीके से फास्टर हो जाएंगी वाइब्रेशन, द हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी हाई होने के साथ जो है आपकी पिच भी हाई हो जाएगी। तो ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा कि यहां पर जो है लाउडनेस जो है डिटरमाइन की जाती है एम्पलीट्यूड से और आपकी पिच जो है डिटरमाइन की जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी से। तो लाउडनेस में एम्पलीट्यूड जैसे बढ़ेगा उसी तरीके से आपकी जो अब ये लाउडनेस है या सॉफ्टनेस है, सॉरी लाउडनेस जो है बढ़ जाएगी। और वहीं जो है अगर आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होगा, तो हम लास्ट डायग्राम में देख चुके हैं। यहाँ पर जो है लास्ट डायग्राम में क्या था, लास्ट डायग्राम में आपने देखा कि जो एम्पलीट्यूड है अगर कम होगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड जो है अगर बढ़ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, तो उसी के साथ जो है लाउडनेस बढ़ जाएगी। और यहीं पर जो है पिच में हमने देखा फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो पिच जो भी डिक्रीज होगी, और वहीं जो है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएंगी तो उसके साथ जो है पिच भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें प्रॉपर्टी पूछी थी लाउडनेस की और पिच की। तो आप बता सकते हैं लाउडनेस की जो है क्या है प्रॉपर्टी, किससे डिसाइड होती है, वो है एम्पलीट्यूड से, और वहीं पिच जो है डिटरमाइन की जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट है साउंड वेव्स। अब यहां पर पूछा है व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव को जो है मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन है। अब ये जो है साउंड वेव्स हैं आपकी, ये वाली भी साउंड वेव्स हैं और ये भी साउंड वेव्स हैं। अब यहाँ पर जो है इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये दोनों जो आपका मैकेनिकल वेव्स हैं इनके पार्ट हैं। तो ये दोनों ही पार्ट हैं। अब हम जानते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या है। मैकेनिकल वेव्स जिस तरीके से अभी हमने जो है जाना था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब वाइब्रेट करता है उसकी जो साउंड है वो हमारे ईयर तक आने का जो प्रोसेस है, यही जो है जब जिस तरीके से वेव में आता है, ये जो साउंड वेव्स हैं इन्हीं को ही हम फिर बाद में मैकेनिकल वेव्स के नाम से जानेंगे। आइए देखते हैं। अ वेव इज डिस्टरबेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम। तो वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो कि मूव करता है किसी भी मीडियम से। जैसे अभी जो है हम बात कर रहे हैं
तो ये जो है साउंड वेव्स जो है बनेंगे और फिर जो है ये आपके ईयर तक आती हैं और अभी आप फोन से सुन रहे हैं वो। When the particles of medium set neighboring particles into motion, तो पार्टिकल्स खुद मूव होते हैं, पहले मोशन में आते हैं और उसी के साथ साथ वो एडजेसेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको भी मोशन में ले आते हैं। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स, और साथ वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको भी मोशन में ले आते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ, तो पार्टिकल्स खुद मूव नहीं होते, पार्टिकल्स जो हैं जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं उनको भी मोशन में ले आते हैं, खुद मूव नहीं होते। तो यही बताई गई बात। बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, पर जो डिस्टर्बेंस है, जो एडजेसेंट पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है या फोर्स लगाया जा रहा है, वो आगे चलता रहता है। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, और यही जो है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो किस तरीके से होती है वही है इन अ मीडियम। हेंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव, तो साउंड जो है, अब ये साउंड जो है वो एक आप जो है विजुअलाइज कर सकते हैं कि वेव की तरह आ रही है। तो वेव की तरह साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन मीडियम, तो साउंड वेव्स क्या है, वो मोशन है, किसमें, मीडियम, मोशन ऑफ पार्टिकल्स है साउंड वेव्स इन अ मीडियम, किसी एक मीडियम में साउंड वेव क्या है, एक जो है उनके पार्टिकल्स के मोशन में जो आते हैं वही है साउंड वेव, और इन्हीं को ही हम बोल रहे हैं मैकेनिकल वेव्स। तो वही बात जो स्टार्टिंग में हम कर रहे थे कि एक जो साउंड है किस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि वाइब्रेट हुआ कोई ऑब्जेक्ट, फिर जो पार्टिकल्स हैं वो जो है मोशन में आते हैं और एडजेसेंट पार्टिकल्स को भी मोशन में लेके आते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपके ईयर तक आती है, और इन्हीं को ही साउंड वेव बोलते हैं। साउंड वेव क्या है कि साउंड वेव क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का मोशन में आना साउंड वेव कहलाता है, और इसी को ही हम मैकेनिकल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो इसी को ही हम मैकेनिकल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स अब कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इनके बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे हम, पर आपको पता रहना चाहिए कि मैकेनिकल वेव्स भी दो टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके पास जो है गिटार है और आपने जो है कार का हॉर्न भी सुना होगा, तो ये दो चीजें हैं, दोनों में आपसे पूछा गया है कि आपकी हायर पिच किसकी होगी, आपको बताना है पिच किसकी हाई होगी इनमें से। तो आप जो है अब आपकी मेमोरी में जो भी इन दोनों से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो साउंड सुनी होगी, उसको गैस कीजिए कि किसकी पिच हाई होगी। अभी हम पिच के बारे में बात कर चुके हैं, देखिए आप दो टर्म से यहाँ पे पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम। एक हमने बात की थी पिच, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पिच और लाउडनेस। तो ये दोनों टर्म आप याद कर लेंगे, अपने वापस से रिवीजन कर लेंगे अपनी मेमोरी में, अपने दोबारा रिवीजन करें इसे, तो आपको क्लियर होगा कि पिच और लाउडनेस दोनों चीजें अलग हैं, तो हमें उन दोनों को मिक्स नहीं करना है यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि गिटार और कार का जो हॉर्न है उनमें से पिच किसकी हाई होती है। तो अभी जो है बच्चे आंसर दे रहे होंगे कि कार जो है आपकी, कार की पिच हाई होती है क्योंकि वो तो बहुत दूर से सुनाई दे रही, पर बच्चे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिच की। पिच और लाउडनेस में अंतर होता है, तो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो पिच है वो गिटार जो है आपका, गिटार की पिच हाई होती है। पिच का मतलब क्या है, पिच का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की वो बढ़ जाती है। तो अगर आप गिटार जो है इसकी स्ट्रिंग एक बार अगर आप प्ले करेंगे, उसे टच करेंगे तो वाइब्रेट होती रहती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पर आप कार के हॉर्न को लाउडनेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो कार के हॉर्न की लाउडनेस नहीं है, कार के हॉर्न की जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, कार का हॉर्न का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है। पर वहीं जो है गिटार जो है, अगर आपका गिटार है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से जो आपका गिटार होगा उसकी पिच ज्यादा होगी, वहीं जो है जो कार का हॉर्न है उसकी पिच कम होगी। पर इन दोनों में अगर हम बात करें कि लाउडनेस किसकी होगी, लाउडनेस आपकी कार के हॉर्न की होगी। ठीक, क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट। यहां पर आप देख रहे होंगे आंसर में लिखा हुआ है कार हॉर्न हैज हायर पिच,
तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगर आप इस आंसर को देख रहे हैं तो कार हॉर्न की पिच हाई नहीं होगी बल्कि गिटार की पिच हाई होगी। तो ये जो है आंसर यहाँ पर गलत है, तो इसको जो है आपको नोट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है कार हॉर्न की पिच हाई नहीं होगी, गिटार की पिच हाई होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो गिटार है, गिटार हैज अ हायर पिच देन अ कार हॉर्न। क्लियर? अब आपको डिफाइन करना है व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी जो टर्म है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड लास्ट वन इज एम्पलीट्यूड, ये सभी को आपको डिफाइन करना है। देखिए आपके जो क्वेश्चन का आंसर कितना मांगा है आपसे, वो जो नंबर है सीबीएसई के जो नंबर है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितना लिखना है। अगर ये 8 मार्क्स में है या 4 मार्क्स में है, आप मान लीजिए एक मार्क्स का है, तो आपको जो है इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी और साथ ही साथ आप जो है इनकी एसआई यूनिट्स भी लिख सकते हैं कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। ये सारी एसआई यूनिट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ जो है आपका जो आंसर है वो काफी अच्छा हो जाता है। देखिए साथ में ये हमारे पास वेवलेंथ क्या होती, जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट का जो डिस्टेंस है, 2 कंसेक्यूटिव जो क्रस्ट है उनका जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है और इसे हम लैम्डा, तो लैम्डा से जो है इसे जो है डिनोट करते हैं। सेकंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर भी अभी हमने बात की। तो जो एम्पलीट्यूड है वो ये जो डिस्टेंस है इसी को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड भी जो है, जो 2 कंसेक्यूटिव आपकी क्रस्ट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। और लास्ट वन आपका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि आपकी जो ऑसिलेशन पर सेकंड कितना हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी है। तो अब जो है हम आंसर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं हम आंसर। सबसे पहले जो है समझना जरूरी है, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको लेकर तो आप जो है लिख पाएंगे अच्छा। तो वेवलेंथ क्या है, अब वेवलेंथ के बारे में जो जाने, वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive rarefaction और 2 consecutive compressions। तो ये जो consecutive rarefaction और जो आपका कंप्रेशन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, 2 consecutive का मतलब होता है लगातार, 2 लगातार। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये 2 लगातार जो आपके कंप्रेशंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को ही वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक, क्लियर हुआ आपको? तो अब जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे 2 consecutive rarefaction या कंप्रेशंस, डेफिनेशन क्लियर हुई। अब इसके साथ साथ आप एसआई यूनिट भी लिखेंगे कि एसआई यूनिट क्या है वेवलेंथ की, आपको पता ही है मीटर में ही डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस है ये तो उसकी जो वेवलेंथ की जो आपकी एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी। अब सेकंड वन है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो ये आपको क्लियर हुई 2 चीज, एक वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज। थर्ड एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट। क्या है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ट्रफ और क्रस्ट। देखिए यहां पर 2 चीज हैं, ट्रफ और क्रस्ट। जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो चलता है ये है क्रस्ट, तो ये तो क्रस्ट है। और नीचे जो है ये जो डिस्टेंस है नीचे, जिसे बोलते हैं ट्रफ। तो दोनों चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो इन्हीं के लिए बोला जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है क्रस्ट का या फिर ट्रफ का भी हो सकता है, इसी को ही क्या बोल रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसी को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एम्पलीट्यूड। अब लास्ट है हमारा
टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ साउंड वेव। तो टाइम पीरियड क्या है कि एक जो पूरी साउंड वेव है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वही टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ आपको चारों टर्म? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड आपको क्लियर हुआ? आपको कुछ भी जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये साउंड वेव्स से किस तरीके से रिलेट करती हैं? देखिए यहाँ पर जो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इस चैप्टर में, अगर आपने चैप्टर किया है तो स्पीड इक्वल्स टू आपने पढ़ा है वेवलेंथ स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये आप करके आए तो ये इसी तरीके से रिलेट हो जाता है यहाँ पर कि जो आपकी साउंड वेव है उसमें स्पीड जो है होती है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। तो यही जो है इसका आंसर होगा। तो वेवलेंथ और जो स्पीड है और फ्रीक्वेंसी है रिलेटेड किस तरीके से है? स्पीड इक्वल्स टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए हम लैम्डा यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है ऑफ साउंड वेव। उस फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 220 हर्ट्ज और आपको स्पीड भी दी हुई है। तो अब हम यहाँ पर जो है गिवन क्या है? गिवन है आपका, गिवन क्या क्या है? गिवन आपको फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई? ये फ्रीक्वेंसी दी है 220 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। और वहीं जो है स्पीड क्या है? स्पीड दी हुई है आपको, स्पीड इक्वल्स टू 440 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल्स टू, अब हमें फॉर्मूला पता था कि स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, आपको ये पता थी। अब यहां पर पूछा है आपसे वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? वेवलेंथ का जो है आपको पता ही है लैम्डा होता है जो शॉर्ट में लिखते हैं। तो अब जो है ये जो था आपका फ्रीक्वेंसी वो इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गए। अब स्पीड भी आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी। तो स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड दी हुई है 440 मीटर पर सेकेंड। तो 440 आ गया आपका, 440। और आपको जो है फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 220, तो 220 आप अपॉन में लिखेंगे और आप इसे कट करते हैं तो आपको 2 2 जा 4 आपको पता ही है, 2 2 जा 4 होता है। तो 22 का अगर टेबल आता है तो 22 2 जा 44, 0 से 0 कट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 मीटर। अब मीटर क्यों लिखा? अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़कर आए थे कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, तो इसलिए आपका 2 मीटर करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरीके से आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पर आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज और स्पीड है आपकी 440 मीटर। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी। स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है और 440 जो है वेवलेंथ, अगर जो है स्पीड जो है 440 थी तो वेवलेंथ इनटू 222 यानी फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ आपने यहीं पर छोड़ा और आप जो है इसे लेके गए अपॉन में, आपका अपॉन में आंसर जो है 2 आ गया। तो यही जो है आपका 2 मीटर वेवलेंथ आ गई। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो कि आपको एक तो साथ साथ आपको फॉर्मूले क्लियर होते चले जाते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको ये भी क्लियर हो जाता है। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब मैंने जो है एक बच्चे से पूछा, आपसे पूछते हैं तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बताइए डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो डिस्टेंस पूछा है, मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे? डिस्टेंस के लिए आप ये डिवाइड में है तो इधर जो है मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो अब हो जाएगा आपका स्पीड इनटू टाइम।
इस तरीके से आप जो है अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उसको क्लियर रखेंगे। तो आप जो है, अब आपसे टाइम पूछ लिया जाए तो टाइम क्या होगा, टाइम जो है आप जो है इससे टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा स्पीड, और फिर मल्टीप्लीकेशन से आप वापस से उसे डिवाइड में ले जाएंगे तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इस तरीके से आप जो है बेसिक जो आपका फॉर्मूला था उसी से आप तीनों चीजें निकाल सकते हैं, चाहे आपसे स्पीड पूछा जाए, चाहे डिस्टेंस, चाहे टाइम। यहाँ पर जो है वेवलेंथ से रिलेटेड था, ये आपको अलग से जो है बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है वो आपको क्लियर कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज को जो है एक बच्चा जो है पर्सन सुन रहा है, सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, 450 मीटर के डिस्टेंस से सुन रहा है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन ऑफ द सोर्स। तो टाइम इंटरवल पूछा है उसने कि टाइम इंटरवल कितना होगा, तो अब बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। तो इसका टाइम इंटरवल कितना होगा आप बताएं। तो आपको जो है पता होगा टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो टाइम जो आपका टाइम इंटरवल निकालना है आपको, तो टाइम इंटरवल क्या होता है, जो टू कंसेक्यूटिव आपकी क्या होते हैं कंप्रेशंस या रेयरफेक्शन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो बिटवीन द टू सक्सेसिव कंप्रेशन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड, यही जो है टाइम पीरियड ऑफ वेव कहलाता है। टाइम इंटरवल ही जो है रिलेटेड है टाइम पीरियड ऑफ वेव से। तो अब टाइम बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ये दी हुई है 500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी हुई है 1 अपॉन एफ, आपको पता है फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 500। अब जो है यहाँ पे कंफ्यूज आपको पॉइंट्स में निकालना है, तो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि कैसे किया जाए सर ये। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको पता है कि 2 जीरो लगी हैं, आप अब इसको 2 तरीके से किया जा सकता है कि आप जो है इसे डिवाइड करें 500 से, आप पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो, फिर 1 जीरो और ऐड कर देंगे तो ये जो है 1 जीरो ऐड हो गई। अब आपको एक और जीरो ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे एक और जीरो लेने के लिए, तो 500 टू जा कितना होगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 से कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.002 तो 0.002 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर जो है 0.002 ही हमारा सेकंड आंसर होगा। देखिए अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। अब आप मेरे को बताएंगे कि 1/200 दिया है, तो इसको जो है पॉइंट में क्या आंसर आएगा, अब आप बताएं क्या होगा। तो इसे जो है आप डिवाइड करें तो आपका जो है कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.005। ठीक, तो इस तरीके से आप थोड़ा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ताकि आपको जो है जो आपकी जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो जितनी फास्ट होंगी आप उतनी ही इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट है लाउडनेस। आपसे पूछा है लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड होती है उसमें डिफरेंस पूछा है, तो बताएं आप डिस्टेंस इनमें। लाउडनेस अभी हमने बात की, लाउडनेस में क्या होता है, लाउडनेस में डिपेंड करती है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपका जितना बढ़ेगा इंक्रीज होगा, उसी के साथ साथ जो है आपकी लाउडनेस इंक्रीज होती है। और अब इंटेंसिटी पूछा है, इंटेंसिटी रिलेटेड होगा फोर्स से, कि कितने जो है फोर्स से जो है लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया, उससे आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब जो है आपके आंसर पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो अमाउंट क्या है साउंड एनर्जी का जो पास हो रही है ईच सेकेंड, हर सेकेंड में एक यूनिट एरिया से,
उसी ही हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वी समटाइम्स यूज टर्म्स लाउडनेस, हम कभी कभी क्या करते हैं इंटेंसिटी और जो आपका लाउडनेस है उसको एक साथ जो है एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, पर बट दे आर नॉट सेम। तो ये जो है सेम नहीं है भाई, बिल्कुल भी सेम नहीं है। लाउडनेस और इंटेंसिटी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लाउडनेस इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्स टू द साउंड, रिस्पॉन्स ऑफ ईयर, हमारा जो ईयर का जो रिस्पॉन्स है साउंड के लिए वो है लाउडनेस। इवन व्हेन टू साउंड्स आर इक्वल इंटेंसिटी may hear one as louder than other simply because our ear detects it better। तो हमारा ईयर किस तरीके से डिटेक्ट कर पा रहा है एक साउंड को, तो वही जो है हमारी क्या होगी, लाउडनेस होगी। तो कुछ जो साउंड्स हैं सेम इंटेंसिटी की हो सकती हैं, सेम इंटेंसिटी से उन्होंने बोला, सेम इंटेंसिटी से वो वाली साउंड आई, दोनों साउंड हमें रिसीव हुई, पर उसमें जो है हमारे जो ईयर ने किससे जो है अच्छे से रिसीव किया, किस जो साउंड में जो है हमारी क्लियर जो है हमें क्लियरिटी हुई, तो वो ही जो है लाउडर होगी। तो लाउडर देन द अदर सिंपली बिकॉज अवर ईयर डिटेक्ट्स इज बेटर। तो जिसमें जो है लाउडनेस ज्यादा होगी वो हमारा जो ईयर है वो अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये था आपका लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दोनों चीजें हो गई आपको क्लियर। अब पूछा है इन विच ऑफ थ्री मीडियम जो है एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर का भी रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो साउंड किस तरीके से रिएक्ट करेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि एयर, वाटर और आयरन इनमें से किस में जो है साउंड तेजी से जो है चलेगी, ट्रेवल करेगी। तो आपको पता होगा तीन जो है आपके, ये बात हुई एयर, वाटर और आयरन। आपको याद होगा मैटर की फॉर्म्स, मैटर कितने तरीके के हैं पाए जा रहे हैं हमारे पास, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। अब जिस सीरीज में मैंने लिखा है उसी सीरीज में जो है साउंड जो है डिक्रीज होती चली जाती है, या फिर बोले इंक्रीज होती चली जाती है स्पीड ऑफ साउंड। तो सॉलिड में जो है मैक्सिमम होती है स्पीड, तो सॉलिड में आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ साउंड। धीरे धीरे नीचे जाते जाते आपकी जो साउंड है साउंड की स्पीड है वो कम होती चली जाती है। तो यानी कि मैक्सिमम किस में होगी स्पीड ऑफ साउंड, सॉलिड्स में होगी। उससे जो डिक्रीज हो जाएगी वाटर में यानी लिक्विड्स में, और उससे डिक्रीज हो जाती है एयर में। तो यानी कि सबसे मैक्सिमम सॉलिड। तो यहाँ पर आपको सॉलिड कहाँ दिखाई दे रहा है, सॉलिड आपका आयरन है। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आयरन जो है वो उसमें फास्टेस्ट होगी स्पीड किसकी, साउंड की, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो यहां पर हमारा जो आयरन है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक सॉलिड है, और सॉलिड में जो है आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड होती है साउंड की। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 seconds. What is the distance between the cliff from the person if the speed of sound v is taken as speed of sound given है आपको, और आपसे पूछा है, वो भी बता दिया है कि इको जो है 2 सेकंड बाद सुनी है उसने। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस आपको बताना है सिंगल क्लिफ से और पर्सन के बीच में, क्लिफ और पर्सन के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। क्लिफ क्या होता है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, कोई भी पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां जो है आपने क्लैप किया, क्लैप के बाद आपको 2 सेकंड बाद इको सुनाई दी, उसी क्लैप दोबारा सुनाई दी आपको, इको होता है। इको आपको क्लियर होगा कि आपका जो माइंड है वो 0.1 सेकंड में किसी भी साउंड को डिटेक्ट करता है, वो उसके तब तक रहती है। अगर उसके बाद सेम साउंड उसे रिपीट हो जाए तो उसे इको बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बात की है कि यहाँ पर जो है 2 सेकंड बाद आपको इको सुनाई दे रही है, और स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है आपको गिवन है, और आपको निकालना है डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए
स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड। इको जो है 2 सेकंड में वापस आ रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड जो है होता है आपका, डिस्टेंस बराबर हो जाता है आपकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ साउंड की और इको की। तो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है आपको 346 एंड आपको टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स। तो आप जब इसे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल, आपका 2 6 12, 2 4 8 एंड 9 1 ऐड हो गया, 2 3 6। तो आपके पास जो है ये आ गया है आपका आंसर। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है क्या हो रहा है, ये टोटल डिस्टेंस है जो यहां से आपकी क्लिफ से आपने जो है जो क्लैप किया वो सामने टकराया है और फिर वापस आया आपके उस पर्सन के पास। तो ये टोटल डिस्टेंस है दोनों तरफ, ये जाने का भी डिस्टेंस है और आने का भी। ये जो है एक पर्सन है और यहाँ पर एक क्लिफ है। तो यहां से जो है इसने जो क्लैप किया ये जाने का भी डिस्टेंस और आना, यानी इसमें दोनों डिस्टेंस ऐड है। तो अब हमें अगर निकालना है इसका डिस्टेंस कि इसने जो है एक जो क्लिफ है और पर्सन के बीच में कितना डिस्टेंस रहा होगा, तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसे डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो हम डिवाइड करेंगे इसे 2 से, तो डिवाइड कर देंगे अगर हम 2 से, तो यहाँ पर डिस्टेंस ही पूछा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो 692/2 आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि डबल हो जाता है यहां से यहां तक गया, यहां से ये डबल हो गया, तो हमें इसका हाफ चाहिए कि पर्सन से क्लिफ तक। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8 और 2 6 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 346 मीटर में आएगा 346 मीटर। तो आपका आंसर 346 मीटर जो कि करेक्ट आंसर होगा। आपको क्लियर हुआ? आपके पास स्पीड थी 346 मीटर पर सेकंड, इको कितने टाइम में आपके पास आ रही है, 2 सेकंड में। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता था, आप जो है स्पीड ऑफ साउंड को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम जो भी दिया हुआ है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 692 मीटर आ गया। 692 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस है, पर आपको तो निकालना है एक तरफ का डिस्टेंस, जब जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था वहां तक डिस्टेंस, एक पर्सन से क्लिफ तक जो भी जो है सरफेस है, तो सरफेस तक निकालने के लिए उसका हाफ करना होगा। तो आपने 2 से डिवाइड किया, तो आपका 346 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए, एक बार आप करें इस क्वेश्चन को। An echo is heard in 3 सेकेंड में, एक इको रिफ्लेक्ट होके आ रही है और आपको सेम ही क्वेश्चन है, देखो स्पीड दी हुई है और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है आपको। तो आप जो है निकाल सकते हैं अब इजीली। आपके पास जो है अगर हम चलें, स्पीड कितनी दी हुई है 342 मीटर पर सेकेंड। इको जो है हमारे पास 3 सेकेंड में आ गई है। तो आपको डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 342 इंटू आपका 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 3 9 एंड 10 1026। तो 1026 जो है अभी टोटल डिस्टेंस हुआ, जो कि एक जो है यहाँ पर एक साउंड का जो है इको होने के बाद जो पूरा जो डिस्टेंस है, वो दोनों डिस्टेंस अभी हमने बात की थी कि एक जाने वाला भी डिस्टेंस, एक आने वाला भी, टोटल डिस्टेंस। पर अभी हमें बताना है कि उसने जो एक तरफ की साउंड वही हमें सेम बताना है, एक पर्सन से जो भी सरफेस है वहां तक जो डिस्टेंस होगा, सिर्फ हमें एक तरफ वाला इस डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे और हाफ करने पे क्या आ जाएगा 10, ये नहीं होगा, ये जो है गलत है, ये लास्ट वाले आंसर का ही है। तो 1026 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6। तो आपका जो है 513 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्पीड दी हुई थी आपको, टाइम भी गिवन था, तो आपने जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया
तो दोनों मल्टीप्लाई करके आपका 1026 आया। अब आपको जो है आपके रिफ्लेक्शन होने तक जो है बताना था कि आपका सिंगल डिस्टेंस कितना है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करेंगे, 513 मीटर आपका आंसर आ गया। अब है why are ceilings of concert halls जो हैं कर्व्ड। तो कर्व क्यों होती हैं? जो ये इस तरीके से बनाई जाती हैं सीलिंग्स, जो आपके जो हॉल होते हैं, सेमिनार हॉल, सीलिंग हॉल्स, तो ये जो है इनकी जो सरफेस होती है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है, वो सीलिंग्स जो होती हैं, यानी सीलिंग्स यानी छत, तो सीलिंग्स क्या है? छत। तो वो छत जो है कर्व क्यों होती है, यही जैसे देखिए आप ये भी कर्व में दी हुई है, तो कर्व क्यों होती है यही आपको बताना है। कर्व क्यों होती है? तो कर्व क्यों होती है, देखिए आप जब जो है इस तरीके के हॉल में बैठते हैं तो साउंड आपको प्रॉपर पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल होता है, तो बड़े हॉल में क्या होगा, एक एक पर्सन के पास जो है आपकी साउंड पहुंचनी चाहिए। वो किस तरीके से पहुंचेगी? वो आपका जो वहां का मटेरियल है, वहां की जो सीलिंग है, वो इस तरीके से डिजाइन की जाए ताकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो वो उन पर्सन्स के पास तक पहुंचे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं तो मेरी जो साउंड है आप तक क्यों पहुंच पा रही है, क्योंकि माइक लगा हुआ है, और आपके पास जो है स्पीकर से साउंड आ रही है क्योंकि आप पास में हैं। और यहीं से जो है जब आप हॉल में खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि आप खाली हॉल में तो बोल पाएंगे, पर आपका हॉल फुल है तो आपको जो है अपनी साउंड जो है अप करनी पड़ेगी। तो आप करनी, अब तो माइक यूज होते हैं, अब तो स्पीकर्स हैं, पर उसके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए आपके जो सरफेस हैं वो कर्व बनाई जाती हैं, इस तरीके से बनाई जाती हैं, डिजाइन की जाती है ताकि जो साउंड है वो एक एक कॉर्नर तक, एक एक पर्सन तक पहुंच सके। तो जनरली द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स या कॉन्फ्रेंस हॉल हो, आपके स्कूल में भी कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, तो किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं आप देख ही सकते हैं। और सिनेमा हॉल अगर आप गए हैं तो वहां पर भी इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो साउंड का है वो एक एक पर्सन के पास हर कॉर्नर में पहुंच सके, इसीलिए जो है आपके कर्व में बनाया जाता है। आप आंसर लिख सकते हैं इसी तरीके से, और आप बना के भी दिखा सकते हैं कि एक जो कर्व सरफेस होती है अगर उस पर साउंड आती है तो, या फिर एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, यहां से साउंड गई तो चारों तरफ जो है साउंड गई, पर उससे रिफ्लेक्ट होके फिर वो जो भी पर्सन है उनके पास तक पहुंच जाएगी, इसीलिए ही इनका यूज किया जाता है। तो ये था आपका इसका आंसर कि जो सीलिंग है वो क्यों जो है आपकी कर्व बनाई जाती है। तो उसमें जो है क्यों बनाई जाती है, ताकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो एक एक कॉर्नर तक पहुंच सके, ताकि हर एक व्यक्ति जो है वहां पर जो है सुन सके। कि अब जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आप सभी जानते होंगे कि ऑडिबल जो रेंज है एक ह्यूमन ईयर की वो क्या होती है। तो हम जो है कितना मिनिमम सुन सकते हैं जिससे हम सुन पाए, और कितना मैक्सिमम जिसके बाद जो है हम सुन नहीं पाएंगे, यानी कि हम डीफ, अगर हम उससे ज्यादा साउंड होती है तो हम डीफ भी हो सकते हैं, मतलब बहरे हो सकते हैं। जैसे आप आजकल डीजे सुनते होंगे, डीजे की साउंड इतनी ज्यादा होती है कि कुछ लोगों को जो है उससे इरिटेशन होने लग जाती है, क्योंकि वो जो है हमारी जो ऑडिबल रेंज है उससे बाहर है। उससे क्या होगा, उससे जो हमारे ईयर की जो कैपेसिटी थी, ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी होती है, तो उससे बाहर अगर जो है साउंड जाएगी तो वो जो है आपको प्रभावित करने लगेगी। और आप जो है देखते होंगे जो आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, यानी दादा दादी हैं, उनके जो अगर डीजे बजता है तो उनको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ईयर की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, अब उनको प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा लोग जो है मैक्सिमम वो अपना कवर करके रखते हैं ईयर, ताकि जो है ये वाली प्रॉब्लम ना हो। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीजें, क्योंकि एक लिमिटेड जो साउंड है, एक लिमिटेड जो हमारी वॉल्यूम है उसमें सुना जाए। म्यूजिक क्या है, देखिए म्यूजिक और जो आपका म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक है जो हमें सुकून दे। म्यूजिक जो है वो नहीं है कि आप जो है इतनी तेज बीट्स में बजाएं कि आपको जो है वो बहरा कर दे, यानी डीप कर दे। म्यूजिक क्या है, जो आपको रिलैक्स करे, तो वो कम वॉल्यूम में ही होता है। उसके बाद जो है वो जो होता है वो शोर होता है। शोर और म्यूजिक में अंतर हो जाए, संगीत में अंतर होता है। तो ऑडिबल रेंज आपको पता ही है, अब बच्चे बता ही देंगे, आगे होंगे उनके रिप्लाई कि 20 हर्ट्ज से होता है सर, और 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये बात क्लियर है आपको, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर हम इसे 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं सर किलो हर्ट्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है बच्चे कि 1 किलो हर्ट्ज में
1000 हर्ट्ज होते हैं, 1000 हर्ट्ज होते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया कि 20 किलो हर्ट्ज होते हैं। तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं आप, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखा है, यही बात लिखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है एक एवरेज ह्यूमन ईयर की जो रेंज होती है, ऑडिबल रेंज। नेक्स्ट है हमारा कि अब आपको बताना है इंफ्रासाउंड क्या होती है और अल्ट्रासाउंड क्या होती हैं। अब ये रिलेटेड है, जो हमारा ह्यूमन ईयर है जो सुन पाता है, एक हमने अभी बात की कि वो जो है ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से कितना सुन पा रहा है, 20,000 हर्ट्ज सुन पाता है जी, 20,000 हर्ट्ज सुन पाता है। तो अब इससे जो नीचे साउंड होगी, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे, और 20,000 हर्ट्ज से जो अप होगी, सॉरी साउंड जो है क्या होगी, अप होगी, इससे ज्यादा जो साउंड होगी, तो वो जो है दोनों ही साउंड्स जो है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। अब इंफ्रासोनिक क्या होगी, जो 20 हर्ट्ज से कम साउंड होती हैं उन्हें बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उन्हें हम बोल रहे हैं, इनसे ज्यादा है इन्हें बोल रहे हैं हम अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। क्लियर हुआ आपको? अल्ट्रासाउंड जो है 20 हर्ट्ज से ज्यादा और इंफ्रासाउंड जो है 20 हर्ट्ज से कम। तो अब जो है इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साउंड्स ऑफ, अब हम इंफ्रासाउंड की बात करते हैं, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो, बिलो जो 20 हर्ट्ज है, तो यहां पर हम लिख भी देते हैं बिलो। तो बिलो जो है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज तो क्या कहलाती हैं, इंफ्रासाउंड कहलाती हैं। बिलो 20 हर्ट्ज इज इंफ्रासोनिक साउंड, और इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं, इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं। इफ वी कुड हियर इंफ्रासाउंड, वी वुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। आप पेंडुलम की आवाज भी सुन सकते हैं अगर आप 20 हर्ट्ज से कम सुन पाते हैं। और क्या सुन सकते हैं हम, विंग्स ऑफ बी, जो बी है उनके विंग्स की आवाज भी सुन सकते हैं, पर वो हम तो नहीं सुन पाते, क्योंकि हम सुनते हैं एक ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज तक है, उससे नीचे नहीं सुन पाते, इसलिए हम विंग्स ऑफ बी नहीं सुन पाते। एक राइनासोर्स जो होते हैं आपके, वो कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रासाउंड में ही करते हैं जी, एज 5 हर्ट्ज। वो कम्युनिकेट कितने में कर रहे हैं, 5 हर्ट्ज में। वेल्स और एलिफेंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं जी इंफ्रासाउंड रेंज। तो कौन कौन, वेल्स और एलिफेंट्स भी जो है इंफ्रासाउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एनिमल्स गेट डिस्टर्ब्ड बिफोर अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जब आता है, कोई भी नेचुरल कैलिमिटीज आती हैं, तो वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ में, तो वाइब्रेशन वो हम नहीं सुन पाते, पर जो एनिमल्स हैं वो 20 हर्ट्ज से कम सुन पाते हैं। इसलिए आपने उनमें डिस्टर्बेंस देखेंगे कि मछलियां जो हैं पहले या तो खुद मर रही हैं, कुछ चेंज जो आपके एनिमल्स हैं वो बिहेव कुछ अलग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुनाई दे रहा है, उन्हें जो है सुनाई दे रहा है 20 हर्ट्ज से कम साउंड, उन्हें जो है पता चल रहा है कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए वो जो है डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं अर्थक्वेक से पहले। अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करता है जब वो आने वाला होता है, मेन शॉक जो आने वाला होता है वेव्स का, उससे पहले। और ये जो है इससे जो है एनिमल जो है क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो एनिमल्स को जो है क्लियर हो जाता है कि अब जो है कुछ होने वाला है। अब जो है भाई अल्ट्रासाउंड क्या होती है, इंफ्रासाउंड क्लियर हुई आपको, 20 हर्ट्ज से कम, जिसमें जो है राइनासोर्स हैं आपके, एलिफेंट्स हैं आपकी, जो बी की जो साउंड है, किस चीज की, उनके विंग्स की साउंड है, वो पेंडुलम की साउंड, ये सब जो है 20 हर्ट्ज से कम है। तो ये जो है हम तो नहीं सुन पाते, और अर्थक्वेक जैसी जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो जब आती हैं तो उससे पहले एनिमल्स क्योंकि सुन पाते हैं, वो जो है उसके लिए अलर्ट हो जाते हैं। और अब आप बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब आपको पता ही होगा कि 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, इसी को ही हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं भाई। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से एनिमल्स, देखिए याद रखिए, डॉल्फिन प्रोड्यूस करती है, बैट्स। अब बैट्स की जो है आईज नहीं होती भाई, तो बैट्स कैसे चलते हैं, बैट्स जो है एक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है अपने माउथ से निकालते हैं।
जिस तरीके से जो है सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इतना डिस्टेंस है, तो वो उससे पहले ही फिर मूव कर जाते हैं, वो दूसरी तरफ जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिर दोबारा साउंड जो है निकालते हैं। तो सामने जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उससे वो बचने के लिए इस तरीके के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और पोर्पोइसेस जो है व्हेल्स की तरह ही होते हैं, पर उनका जो माउथ के साइड से जो होता है वो जो है किस तरीके से गोल आकृति का होता है थोड़ा। Moths of certain families, moths मतलब प्रजाति ऑफ certain families have moths, कीट पतंगे, जो आपके कीट पतंगे होते हैं उनकी जो प्रजातियां होती है have sensitive hearing equipments, तो उनकी भी जो है sensitive hearings होती हैं, जो कि अब हमने बात फ्रीक्वेंसी जो कि अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड कितने से ज्यादा होती है 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है। और ये जो है कौन कौन प्रोड्यूस करता है एनिमल में, डॉल्फिन प्रोड्यूस करती है जी, बैट्स प्रोड्यूस करते हैं और पोर्पोइसेस प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ जो मॉथ्स हैं की फैमिलीज हैं वो जो है उनको साउंड्स को सुन पाती हैं। तो ये थी आपकी इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। अब है हाउ, व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है और किस तरीके से ये प्रोड्यूस होती है। तो साउंड क्या है और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है आपको बताना है। तो साउंड क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। वन ए बॉडी वाइब्रेट होती है सबसे पहले, इट फोर्स एडजेसेंट पार्टिकल्स पे फोर्स लगाती है किसी भी मीडियम में वाइब्रेट करने के लिए। दिस रिजल्ट इन द डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, और विच ट्रेवल द वेव्स ट्रेवल करने लगती हैं, रीचेस हमारे ईयर तक आती हैं और साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो क्या हो रहा है जी, हो रहा है ये कि कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के साथ साथ उसके पार्टिकल्स जो उसके पास में होते हैं वो पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, उससे वाइब्रेट होने के बाद जो है वो जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उनको वो डिस्टर्ब होते हैं और फिर इसी तरीके से प्रोसेस आगे चलता है। कब तक चलता है जी, ये जब तक जो साउंड है वो हमारे ईयर तक नहीं आती है और इसी तरीके से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा हुआ व्हाट इज साउंड और प्रोड्यूस किस तरीके से होती है। तो साउंड क्या है, इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से होती है वो आपको बताया गया। अब डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। तो आपको बताना है कंप्रेशंस जो होते हैं और रेयरफैक्शन वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। तो आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, ये जो है जहां पर जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है ये कंप्रेशन होता है और जो आपको लाइट दिखाई दे रहा है ये रेयरफैक्शन है। इसको हम जो है सिंबल है C कंप्रेशन के लिए और रेयरफैक्शंस के लिए R से डिनोट कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट हो रहा है। अब ये डायग्राम आपको बनाना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इन एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम, मोस्ट कॉमन मीडियम है इसके लिए विच साउंड ट्रेवल्स, तो साउंड जहां ट्रेवल करती है वो एयर एक जो है कॉमन मीडियम है। When a vibrating object moves forward, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब मूव करता है आगे, it pushes and compresses the air in front of creating a region of high pressure। अब जो है दो तरीके के रीजन प्रोड्यूस होने वाले हैं, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। तो जो कंप्रेशन होता है वो हाई प्रेशर वाली जगह है, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन। तो कंप्रेशन क्या है, हाई प्रेशर जहां होगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो ये जो है जी क्या है, ये जो है कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब मूव बैकवर्ड हो जाता है तो वहां पर लो प्रेशर बन जाता है और लो प्रेशर जो है ये वाला जो है लो प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन कहलाता है। As object move back and forth rapidly, a series इस अब जो है इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है, ये जो है आगे इधर इधर मूव कर रहा है, इसी तरीके से आपके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते चले जाते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड जाता है तो हाई प्रेशर बन जाता है जो कंप्रेशन, जब ये बैक जाता है तो लो प्रेशर बन जाता है रेयरफैक्शन। इसी तरीके से आपकी एक सीरीज बन जाती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की। तो ये जो है आपकी रेयरफैक्शन की एक सीरीज क्रिएट हो जाती है। दिस मेक्स अ साउंड वेव दैट प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम। और इसी तरीके से आपकी साउंड की जो है एक साउंड वेव की एक सीरीज बन जाती है जो कि प्रोपेगेट इस तरीके से प्रोपेगेट करती है मीडियम में। साउंड वेव जो है इस तरीके से प्रोपेगेट करती है मीडियम में। क्या हुआ यहाँ पर, एक जो है आपने ऑब्जेक्ट लिया, वो वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने पे क्या हुआ, जब वो जो है
उसमें जो है क्या हो रहा है, जब ये मूव कर रहा है तो इसमें जो है एक हाई प्रेशर बन रहा है। अब वो जो हाई प्रेशर बना, जब वो मूव फॉरवर्ड कर रहा है तो हाई प्रेशर बना, हाई प्रेशर बनने से वहां पर जो है कंप्रेशन बना। और जब ये मूव बैकवर्ड कर रहा है तो वहां पर एक लो प्रेशर एरिया बना, उसे जो है रेयरफेक्शन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, हाई प्रेशर ये है, लो प्रेशर ये है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एरिया। और इसी तरीके से साउंड वेव जो है प्रोपगेट करती हैं आपके मीडियम। अब है व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्यों बोल रहे हैं भाई, ये जानना जरूरी है कि साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्यों बोल रहे हैं। मैकेनिकल वेव्स के बारे में हम जान चुके हैं, मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स का ही एक पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है क्यों बोला जाता है साउंड वेव को। अब ये जो है आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाला अभी जो हमने किया, ये जो है आपको काम आने वाला है यहाँ पे। तो द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम दैट ट्रेवल्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये जो है पैरेलल जो चल रहा है, पैरेलल जो चल रहा है किसके पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ वेव के, डायरेक्शन ऑफ वेव के जो पैरेलल चल रहा है अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो वाइब्रेशन हो रही है वो पैरेलल हो रही है, किसके पैरेलल हो रही है, साउंड वेव। ये साउंड वेव के पैरेलल जो चल रही है इसे ही जो है हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स, पैरेलल चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, देयरफॉर साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो साउंड वेव के साथ जो है वाइब्रेशन जो है पैरेलल चल रही है, वाइब्रेशन जो है पैरेलल चल रही है। तो यहाँ पर जो है दो तरीके के एरिया बन रहे हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। और ये जो है कंप्रेशन, फिर दोबारा से ये जो आपको पता ही होगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इनसे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ बोलेंगे। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, जिसमें जो है क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन है जब वो जो है पैरेलल होती है, किसके पैरेलल होती है, साउंड वेव के, डायरेक्शन ऑफ द वेव, जो साउंड वेव है उसके पैरेलल होती है, तो डायरेक्शन ऑफ द वेव के, इसे ही हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको कि डायरेक्शन जो है वो पैरेलल होती है जब डिस्टरबेंस के, इसे ही जो है बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्लियर हुआ होगा आपको। अब यहाँ पर जो है ये एक अंधेरा कमरा है, अगर आपको क्लियर हो तो यहाँ पर जो है एक अंधेरा कमरा है। और अभी जो है अगर आपकी जो फैमिली में से आपकी बहन है, भाई है, पापा है, उनकी आवाज आए तो आप पहचान सकते हैं, आप आंख बंद भी करेंगे, ऐसे आंख बंद करेंगे तो आप पहचान सकते हैं ये पापा की आवाज है, ये मम्मी की आवाज है, ये भाई की आवाज है, ये दीदी की आवाज है, तो आप ये दादा की आवाज है, ये दादी की आवाज है। तो आप क्लियर कर सकते हैं क्यों पहचान पाते हैं ये, यही क्वेश्चन है। Which characteristic of sound wave helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? बहुत सारे लोग बैठे हैं अंधेरे में भी, आप अपने फ्रेंड की आवाज पहचान पा रहे हैं, कैसे कैसे पहचानिए आपने अपने फ्रेंड की आवाज। तो उसी के ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which helps you identify your friend by his voice while sitting in the room, dark room is the quality। यहाँ पर आपकी जो फ्रेंड की क्वालिटी है, या उसे हम टिम्बर बोलते हैं, क्वालिटी या टिम्बर जो है वो आपको हेल्प करता है आपके ये जो साउंड का जो क्वालिटी और टिम्बर है, which enables us to distinguish one sound from the another। सेम पिच की हो और लाउडनेस के सेम लाउडनेस की हो तो भी हम पहचान लेते हैं, किसकी वजह से, क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्बर जिसे बोलते हैं। इन दोनों की वजह से हम पहचान लेते हैं कि हमारे फ्रेंड की आवाज है या फिर हमारे ग्रैंडफादर मदर जिनकी भी आवाज है, वो हम पहचान किस वजह से पाते हैं, क्वालिटी या टिम्बर ऑफ साउंड की वजह से पहचान पाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ, क्वालिटी और टिम्बर की वजह से, टिम्बर ऑफ साउंड की वजह से हम पहचान पाते हैं कि ये जो है हमारे जो है नॉन टू में किसकी आवाज है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फ्लैश एंड थंडर। देखिए जो बिजली कड़कती हुए देखा होगा आपने, ये जो है इस तरीके से बिजली कड़कती है। आप जब देखते हैं कि बिजली, लाइट तो पहले ही चमक जाती है, लाइट पहले ही आ गई, लाइट जो है पहले ही दिखाई दे गई, पर साउंड आपको बाद में आ रही। अब इसका लाइव जो है आपने एग्जांपल, रॉकेट चलाया होगा आपने, क्रैकर्स जो है रॉकेट चलाया होगा,
रॉकेट आपने जमीन से यहां से स्टार्ट किया भैया, वो चला गया ऊपर, ऊपर गया और यहाँ पर जो है एक लाइट चमकनी शुरू हुई, वो जो है फटा और यहाँ पे जो है वो बिखर जाता है ना रॉकेट चारों तरफ, इस तरीके से आपको लाइट दिखी। पर उसके कुछ टाइम बाद आपको साउंड आई उसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो लाइट है वो आपको पहले दिखाई दे रही है पर साउंड जो है बाद में सुनाई दे रही है उसकी क्रैकर की। इसी तरीके से जो बिजली चमकती है, इसमें भी देखा होगा आपने कि यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है कि लाइट पहले दिखाई दे रही है और साउंड जो है बाद में सुनाई दे रही है। और इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल लें कि आपके जो है एरोप्लेन जाते होंगे घर के ऊपर से। अब जो है आप एरोप्लेन तो पहले ही देख लेते हैं कि एरोप्लेन जा रहा है, आपने एरोप्लेन जो है देख लिया पहले कि एरोप्लेन जा रहा है जी, वहां पे जो है ये रहा एरोप्लेन। आप यहाँ पे जो है ये जो है नन्नू मुन्नू जो है खड़े हैं, तो ये जो है आपने यहाँ से देखा कि अरे एरोप्लेन जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आपके पास साउंड आती है उसकी और फिर आपको सुनाई देता है कि कितनी जो है उस साउंड जो है बाद में आती है उसकी, आपको दिखाई पहले दे रहा है। अब यही इसका रीजन बताना है ये जो है भैया क्यों हो रहा है ऐसा। अब आप बताओ जी क्यों हो रहा है ऐसा। तो क्यों हो रहा है, तो चलते हैं भाई क्यों हो रहा है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि जो स्पीड ऑफ साउंड है और स्पीड ऑफ लाइट है, इसी का ही डिफरेंस है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ज्यादा होती है और स्पीड ऑफ साउंड जो है कंपैरेटिवली उससे बहुत कम होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से आपको जो है भी जो बिजली जब चमकती है जो वो आपको पहले दिखाई दे जाती है, वहीं आपको एरोप्लेन पहले दिखाई दे रहा है और वहीं जो है आपको क्रैकर्स जो आपने रॉकेट छोड़ा, रॉकेट जो है आपको पहले उसको जो है लाइट दिखाई दे रही है, उसके बाद साउंड दिखाई दे रही है कि साउंड की स्पीड जो है वो कम होती है। तो यही जो है इसका रीजन है। स्पीड ऑफ साउंड जो है 344 मीटर पर सेकेंड है, while द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है जी, ये स्पीड ऑफ लाइट देखो कितनी है। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है जी 344 मीटर पर सेकेंड। भैया डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस देखो, यही जो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ये जो है अब हमें क्लियर हो गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है जी बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा होती है, 3 into 10 की पावर 8 होती है। भाई देखो तेज कितनी होती है ये थोड़ी ना चलेगा, आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। 3 into 10 की पावर 8 होती है मीटर पर सेकेंड और वहीं जो है 344 जो है आपकी जो है साउंड की स्पीड है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसी वजह से जो है यही कारण है जी, लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, थंडर टेक्स लॉन्गर टू रीच द ईयर। जो साउंड सुनाई दे रही है पर लाइट जो है आपको पहले दिखाई दे जाती है। एज ए रिजल्ट वी सी लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और थंडर जो है हमें जो उसकी आवाज है वो बाद में सुनाई देता है। तो ये जो है इसका जो है आंसर था। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज, पर्सन नॉर्मल पर्सन की यही होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में जो है टिपिकल वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ पूछ रहा है जी, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपको स्पीड ऑफ साउंड बोला हुआ है कि 344 मीटर पर सेकेंड ले लो। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है जी, वेवलेंथ निकालनी है आपको, इन दोनों की ही वेवलेंथ निकालनी है। दोनों फ्रीक्वेंसी की, दो फ्रीक्वेंसी है, एक 20 हर्ट्ज है और एक 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज। तो चलते हैं भाई, देखिए स्पीड आपको याद होगी, स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी हमने किया हुआ है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है दी हुई है हमें पहले से ही, और फर्स्ट अगर हम ले लें कि 20 हर्ट्ज लिया हमने, दोनों की अलग अलग निकालनी है। तो 20 हर्ट्ज लिया आपने तो उनको जो है आपने डिवाइड किया दोनों को, क्यों, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालेंगे तो ये जो है इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो दोनों डिवाइड किया आपने, डिवाइड किया तो 17.2 मीटर पहला आंसर आया। और वहीं जो है हम 20,000 हर्ट्ज लिया हमने सेकंड, 20,000 हर्ट्ज लेंगे तो स्पीड तो वही रहेगी, 20,000 हर्ट्ज लिखेंगे तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा 0.0172 मीटर। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अब क्या हुआ
ह्यूमन बींग्स जो है उनकी हियरिंग जो है वेवलेंथ क्या होगी 0.172 मीटर से 17.2 मीटर, जो कि हमारी वेवलेंथ होगी हियरिंग की एक ह्यूमन बींग की। ये आपको निकालना था। आपने सबसे पहले 20 हर्ट्ज लेकर निकाला, फिर आपने 20,000 हर्ट्ज लेकर निकाला, तो जो दोनों ही जो आपकी वेवलेंथ निकली यही जो है हमारी एक रेंज हुई, जो कि एक ह्यूमन बींग की वेवलेंथ होगी जिसमें जो है वो सुन सकता है, एक हियरिंग जो है वेवलेंथ है। नेक्स्ट है हमारा टू चिल्ड्रन आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ रॉड विद अ स्टोन, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। तो एक एल्यूमिनियम रॉड है, दोनों तरफ जो है बच्चे खड़े हुए हैं, तो बच्चे खड़े हुए हैं, अब जो है उसमें से एक तरफ जो है वन स्ट्राइक्स, एक तरफ से एक बच्चे ने स्ट्राइक किया उस पर, तो दूसरी तरफ जो है बच्चा कितना टाइम में सुन पाएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन द एयर एंड द एल्यूमिनियम टू द रीच ऑफ सेकंड चाइल्ड, तक कितने टाइम में पहुंचेगी, यही आपको निकालना है। देखिए अगर हमें याद हो कि जो एल्यूमिनियम आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मेटल्स के बारे में दिया हुआ है कि उनकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी है। तो अगर आपको एल्यूमिनियम की नहीं पता है, एल्यूमिनियम रॉड को यहाँ पे डी से डिनोट किया है, स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड जो होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर 6420 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 6420 मीटर पर सेकेंड होती है आपकी स्पीड जो होती है, जो कि एल्यूमिनियम के अंदर होती है। तो एल्यूमिनियम के अंदर आपको पता चले कितनी है स्पीड ऑफ साउंड। तो टाइम टेकन टू रीच द अदर एंड, तो अदर एंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा टाइम जो निकालने के लिए डी अपॉन जो एयर में डिस्टेंस, जो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यही हो जाएगा कि इतना मीटर है टोटल जो हो गया हमारा 6420 मीटर। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, जनरल 346 होती है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.55 जो है सेकंड, ये जो है हमारे पास सेकंड में आएगा जो आंसर आएगा। तो इतना जो है आपको टाइम लगेगा एक बच्चे ने जो है एल्यूमिनियम रॉड है ये यहां से स्ट्राइक की, तो इधर जो एंड पे जो खड़ा होगा ये एल्यूमिनियम रॉड नहीं है, ये जो है पेन है, तो ये एल्यूमिनियम रॉड तो बड़ी होगी, तो यहां से जो स्ट्राइक किया यहां तक सुनने के लिए, क्योंकि इसकी जो लेंथ जो स्पीड ऑफ साउंड है एल्यूमिनियम के अंदर वो 6420 मीटर पर सेकेंड है, तो वो हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया। और जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो होती है 346, जो 346 उससे हमने डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, जो कि आपका 18.55 सेकेंड आ जाएगा। अब है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इस फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। तो अब जो है इसको निकालना है हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर कितनी बार वाइब्रेट होगा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 100 हर्ट्ज, तो वाइब्रेट कितना टाइम हुआ होगा यही पूछा है आपसे, तो वाइब्रेट कितना टाइम हुआ होगा। अब आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है बाय टोटल टाइम ही निकालना है आपको। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर हमें निकालना है, टाइम सॉरी 1 मिनट दिया हुआ है, टाइम नहीं निकालना, हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम हो गया, क्योंकि ये इधर चला गया तो फ्रीक्वेंसी इंटू टोटल टाइम हो गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है हमारी दी हुई है 100 हर्ट्ज और टोटल टाइम क्योंकि हम सेकंड में लेके चलना है, तो एसआई यूनिट जो है सेकंड में होती है, तो यहाँ पर 1 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, 60 सेकंड हो गया। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन जो होता है वो हो जाएगा, इनमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम 100 इंटू 60, तो आपका 6000 आ गया। तो जो साउंड्स हो जो ये वाइब्रेट करेगी नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 मिनट में, अगर 100 हर्ट्ज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और 1 मिनट में पूछा गया तो 60 सेकंड हो गया, उसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा जो है 60 जो है आपकी सेकंड हो गई, 100 हर्ट्ज हो गया, तो हमारा जो है क्या होगा आंसर हो जाएगा जी
आंसर हो जाएगा 6000। तो 6000 क्या होगा जी, 6000 जो है ऑसिलेशन पर सेकेंड हो जाएगा टोटल, सॉरी 6000 जो है टोटल जो है ऑसिलेशन हो जाएंगे यानी वाइब्रेशन हो जाएंगे। अब डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो साउंड जो है जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आपने उसके बारे में पढ़ा है, इसी तरीके से क्या स्पीड जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो सेम लॉज पे चल रही है, उसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए ये वुड है, वुड यहां से आपने कोई जो है साउंड स्टार्ट की, यहां से जो है साउंड स्टार्ट की, तो ये जो है यहां से जो है रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके आपके यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये पाइप्स हैं। अगर आप जो है फोल्ड करके पेपर भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ईयर है इस वाले पेपर के सामने, तो आपको उसमें सुनाई दिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है यही शो किया हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह ही है, सेम लॉज हैं इसमें भी। तो ये बात तो सही है। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। तो ये तो है, बिल्कुल सही है कि यस साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन लाइट में है वही फॉलो किए जा रहे हैं। अब पर एक्सप्लेन कैसे करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये जो एंगल है, ये जो है ये वाला जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस of sound is always equal to the angle of reflection of sound। तो जिस तरीके से स्पीड ये लाइट वाले में होता है, ये जो है R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये। तो यहां पर जो है ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि I इक्वल्स टू R हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही लाइट में लॉ होता है और यही जो है आपके साउंड में होता है। तो ये बात पहली क्लियर हुई हमें। सेकंड है द डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट, द डायरेक्शन इन विच इट इज रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे जो डायरेक्शन देख रहे हैं आप, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ जो है रिफ्लेक्शन और सेम प्लेन जो है सभी जो है सेम होता है। किसकी तरह, स्पीड जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह। तो ये जो है ना दोनों क्लियर हुए होंगे आपको कि जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दोनों ही जो है सेम लॉज पे वर्क करते हैं। तो दोनों के लिए आपने एग्जांपल भी दे दिए कि इंसिडेंस जो है जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है I और R जो है इक्वल होते हैं, और ये जो है इनके जो डायरेक्शन होती है वो भी सेम होती है। ये दोनों क्लियर हुई आपने, और ये बता ही दिया था कि दोनों जो है वर्क सेम ही लॉज पे वर्क करते हैं। When a sound is reflected from a distant object, an echo is produced। तो साउंड जो है एक जो है ऑब्जेक्ट से की यहां से प्रोड्यूस हुई, तो ये जो है फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, ये साउंड यहां से गई, ये ग्रीन वाला जो है यहां से साउंड जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है आपके पास, रिफ्लेक्ट होके ये वापस भी आ रही है, तो इको प्रोड्यूस हुई है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द source of sound production remains the same। Do you hear echo sound on a hotter day? तो अब जो है आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी सेम रखा, as a distance between reflecting surface and the source of sound जो है अगर सेम रखते हैं तो जो इको है क्या वो आपको जो है हॉटर डे में सुनाई देगी। अब जो टेम्परेचर के बेसिस पे कि जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ जाता है तो साउंड जो है क्या होगी, तो यही पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या आपको इको सुनाई देगी, अगर सेम ही जो डिस्टेंस है वो सब रखा जाए, ऑब्जेक्ट भी सेम रखा जाए। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ से जो है साउंड गई, साउंड जो है जा रही है और वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो इको प्रोड्यूस होती है, इको प्रोड्यूस हो रही है। पर अब उसने बोला कि अगर टेम्परेचर यानी कि हॉटर डे यानी कि गर्म जो दिन है उनमें क्या होगा, इको प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। And echo is heard when the time interval between the original sound and the sound reflected at least 0.1 second। अब जो हमने सुना
जैसे एक ईयर को जो अगर हमने कुछ वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसे 0.1 जो सेकंड लगती है हमारे ब्रेन को उसे समझने में, उसके बाद जो है ओरिजिनल जो साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ओरिजिनल साउंड जो है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए 0.1 सेकंड, तभी हम जो है इको को सुन पाएंगे। तो साउंड स्पीड इन अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो साउंड जो स्पीड होती है जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर भी बढ़ता है, और स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। हेंस द टाइम इंटरवल विल बी इंटेंसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature, therefore the time interval between the original sound and the sound reflected will be decrease on hotter day। तो अब क्या होगा, जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच में जो टाइम इंटरवल था वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो आपको इको नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि आपको अभी 0.1 सेकेंड जो है अगर इको सुननी है हमें 0.1 सेकेंड लगना चाहिए बीच में जो होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में। पर अगर हम ये हॉटर डे में देखें तो 0.1 सेकेंड से फिर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो इसका जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो इसमें यही बताया टाइम इंटरवल जो होगा वो ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। अब दिया है यहाँ पे आपको बताना है 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जहां पर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो वेव्स है वो यूज किया जाता है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कहाँ कहाँ यूज किया जाता है यही आपको बताना है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है आप अपने कान में जो है लगाता है कुछ और फिर आपके हार्ट का चेक करता है, हार्ट बीट्स चेक करने के लिए यूज करता है। वो क्या होता है? वो स्टेथोस्कोप होता है। उसमें जो है आप देखते होंगे वो जो है फोल्डेड होता है। देखिए वो जो है आगे से जो है बना हुआ है, फिर इस तरीके से पाइप है, एक पाइप है, ठीक है, और लास्ट में जो है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आपको बस एक आइडिया लगाने के लिए था कि जो है स्टेथोस्कोप के लास्ट में जो है 2 जो है ईयर पे लगाने के लिए होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक पाइप है, पाइप मुड़ भी रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें यूज होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपके हार्ट की जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें, और वो जो है साउंड वेव्स जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके ईयर तक, डॉक्टर के ईयर तक पहुंच रही है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब कि आप जो है रियल में कहाँ यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात ही कर रहे थे स्टेथोस्कोप की। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस लिए यूज किया जाता है? जी लिसनिंग टू द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। बॉडी में जो साउंड्स हैं या तो हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बच्चों के लंग्स में जैसे निमोनिया हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए भी यूज होता है। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर के पास आता है, और इसमें जो है क्या हो रहा होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। अब आपने ये चीजें देखो, ये तो स्टेथोस्कोप हो गया। अब मेगाफोन्स, आपने मेगाफोन्स भी देखे होंगे इस तरीके से, मेगाफोन्स, लाउड हेलर्स, हॉर्न्स या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ये जो है जैसे शहनाई है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से जो है आप माउथ लगाकर जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ से जो है ये इसमें होल्स होते हैं जिससे जो है अलग अलग साउंड प्रोड्यूस की जाती है। तो ये साउंड जो है यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट होकर और फिर जो है आपके पास आ रही है। इसमें भी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चारों तरफ जो है फैलकर रिफ्लेक्ट होकर फिर आपके पास आ रही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इन सभी में यूज है। तो आप याद कर लेंगे इनमें से, स्टेथोस्कोप याद किया आपने, मेगाफोन्स याद कर लीजिए, लाउड स्पीकर्स, लाउड हेलर्स याद कर लीजिए, हॉर्न्स याद कर लीजिए, शहनाई। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का। A stone is dropped from the top of tower, 500 मीटर जो है ऊंचा है टॉप टावर का, into the pond। एक स्टोन जो है, एक स्टोन है जो कि एक टावर है, इससे जो है फेंका गया है नीचे, इससे जो है नीचे फेंका गया, यहाँ पे पॉन्ड है तो उसमें ये 500 मीटर हाइट है इसकी। कितनी है? 500 मीटर हाइट है इसकी। पॉन्ड में फेंका गया। When the splash heard, तो उसमें से जो यहाँ पर जब गिरने के बाद जो आवाज आएगी, यहाँ पर जो कोई पर्सन बैठा हुआ है उसको जो आवाज आएगी टू द टॉप, तो आप खुद को यही बताना है कि कब आवाज पहुंचेगी।
तो अब जो है इसमें g यानी ग्रेविटेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको निकालना है कि टावर की भी हाइट दी हुई है, तो इसमें निकालना है कि उसकी जो साउंड होगी, जो ई को सुनाई दे रही है, जो साउंड सुनाई दे रही है वो कब सुनाई देगी। देखिए हाइट जो है टावर की आपको पता ही है 500 मीटर है, वेलोसिटी आपको स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ये जो है आपको दिया हुआ था जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी नहीं जब फेंका गया, तो वो तो जीरो होगी। अब टाइम जो टेकन, क्या टाइम कितना लगा इसमें, एज पर द सेकेंड इक्वेशन टाइम क्या लगेगा, स्पीड जो है, स्पीड आपको एस का मीनिंग होगा यहाँ पर, एस मतलब है आपका जो है हाइट है, जो टावर की हाइट है, तो टावर की हाइट लिख दी आपने, एस से कंफ्यूज मत होना, स्पीड है, स्पीड नहीं है यहाँ पर, टावर की हाइट है। यू मतलब इनिशियल स्पीड जीरो हो गई, टी मतलब टाइम जो कि हमें नहीं पता है अभी, क्योंकि वही निकालना है हमें, प्लस हाफ जी यानी कि जी जो था, जी आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100 था, हाफ जो है हमने लिखा, और फिर T2 ये जो T1 का स्क्वायर हो गया। अब T1 का स्क्वायर जो है यहाँ पे, T1 का स्क्वायर अगर हम इसे इधर रख लें तो 0 इंटू T1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, ये खत्म हो जाएगा फिर। और हाफ इसका क्या, हाफ कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा 5। 5 को अगर यहाँ पर कितने में था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 500 को डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो T1 की जो है 100 का T1 क्या होगा, T1 का स्क्वायर है 100, तो 100 अब स्क्वायर था, स्क्वायर के साथ में जैसे यहाँ पर क्या था, T1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जो है अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो इधर भी ये जो हो जाएगा 10, तो ये T1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 सेकेंड, T1 की वैल्यू आपकी 10 सेकेंड हो गई। अब जो है ये तो हुआ कितना, जो है टाइम जो है उस साउंड प्रोड्यूस होने में लगा। अब जो है वो वापस भी जानी है, क्योंकि साउंड, तो टेकन द टाइम टू रीच द टॉप, तो टोटल जो होगा इसमें दोनों चीजें ऐड होंगी। जैसे अब जो है ये इको पहुंचने में कितना टाइम लगा, देखिए डिस्टेंस इतना है, ये आपकी स्पीड है, दोनों को डिवाइड किया आपने, तो T2 टाइम निकल जाएगा आपका 1.47 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो पहुंचने के बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, और उसके बाद जो वापस आ रही है साउंड, वो दोनों ऐड होंगे, तभी तो जो है टॉप पर जो व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है, यहाँ से जो जाने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस हुई, ये टोटल टाइम भी इंक्लूड हो रहा है, जो नीचे से जाने वाला ये पहला टाइम तो ये इंक्लूड किया आपने, और यहाँ से वापस जो साउंड जाएगी ये भी इंक्लूड करना है हमें, तो दोनों टाइम को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। तो टोटल टाइम जो है फिर आपका 10 सेकेंड T1 था, 1.4 सेकेंड जो है T2 था, तो 11.47 सेकेंड। यहाँ पर क्लियर हुआ होगा आपको, नहीं हुआ है तो एक बार और फिर दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाइट दी हुई थी 500 मीटर, बिल्कुल सही, वेलोसिटी दी हुई है आपको, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी ही नहीं, टाइम आपको निकालना ही है, ठीक है, कि जब जो है वो टावर से नीचे गिर रहा है वो टाइम निकालना है, T1 उसे काउंट किया है। अब टोटल ये हो गया आपका जो हाइट है, हाइट इक्वल्स टू UT1 प्लस हाफ G इंटू T1 का स्क्वायर। अब 500 जो है हमारा टोटल जो है हाइट हो गई, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, टाइम जो है कुछ भी नहीं दिया था, हाफ G हो गया, T1 का स्क्वायर हो गया। अब जीरो जो है यहाँ पे कट हो गया था, जीरो के साथ मल्टीप्लाई की थी T1 की, तो कट हो गया, हाफ जो है 10 का 5 हो जाता है, 5 जो है मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवाइड में हो गया, तो 100 हो गया। अब 100 का जो रूट करेंगे तो 10s हो जाता है, 10 सेकेंड। और अब जो है जो वापस जो जाने में टाइम लगेगा, तो टोटल जो हाइट थी वो 500 मीटर, अपॉन में जो स्पीड लगाई, तो आपको जो है पता चल गया टाइम निकालने के लिए, तो डिस्टेंस अपॉन जो है आपने स्पीड रख दी तो टाइम निकल गया, क्योंकि स्पीड बराबर d अपॉन टी होता है, तो t बराबर s अपॉन d अपॉन s, तो d अपॉन s यहाँ पे d अपॉन s ही किया आपने, 500 मीटर अपॉन 340, 1.47 सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया। साउंड वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड
तो साउंड वेव की स्पीड दी हुई है आपको 339 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ जो है 1.5 मीटर सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको वेवलेंथ की जो है पता होगी कि वेवलेंथ जो है हम किस में नापते हैं, मीटर में, और यहाँ पे किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो 1.5 को डिवाइड कर लेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 0.015 मीटर आपका निकल गया। अब जो है यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं इसे 100 को जो है डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या निकलेगा, 1 मीटर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो यहाँ से आपको मेन बात ये थी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इससे आप निकाल लेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको निकालना है जी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो कि और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि वो ऑडिबल होगी या नहीं होगी। ऑडिबल रेंज क्या होती है ह्यूमन की, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज, ये आपको पता ही है। तो अब जो है हम निकालें, स्पीड ऑफ साउंड जो है आपको दी हुई है 339, वेवलेंथ आपको दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, जो कि हमने कन्वर्ट कर ली मीटर में। याद रखिएगा सेंटीमीटर में दी हुई थी, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे कि सेंटीमीटर में दी हुई है और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लगा देंगे, स्पीड ऑफ साउंड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और इससे आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको मीटर में, वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, तो मीटर में चेंज करना होगा आपको पहले। तो वेवलेंथ आपने निकाली, वेवलेंथ निकालने के लिए आप जो है इसे जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, स्पीड अपॉन जो है आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। अब जो है इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,600 हर्ट्ज पर एक ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज है वो 20,000 हर्ट्ज होती है। तो इसे जो हम जी सुन नहीं सकते, तो नॉट ऑडिबल करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है एक ह्यूमन बींग्स जो है इजीली नहीं सुन सकते, क्योंकि जो है हमारी रेंज ही 20,000 हर्ट्ज तक की है और ये 22,000 हर्ट्ज है। अब है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन जी क्या होता है और किस तरीके से ये रिड्यूस किया जा सकता है। रिवर्बरेशन क्या होता है, अ साउंड इज क्रिएटेड इन बिग हॉल, persist by repeated reflection from the walls until it reduced to the value where no longer audible. The repeated reflection that results in the persistence of the sound is called reverberation. जो repeated जो reflection है sound का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, reverberation. Reverberation कैसे बोल रहे हैं, repeated reflection of sound का। तो ये, और वो तब तक चलता रहता है जब तक वो जो है उसकी वैल्यू कम ना हो जाए और वो जो है नो लॉन्गर टू ऑडिबल, यानी सुनने लायक ना बचे, तब तक जो चलता रहता है उसे हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। और इसे रिड्यूस करने के लिए आपसे पूछा कि रिड्यूस करने के लिए जी क्या करें, रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, उसकी जो रूफ है उसमें वॉल्स हैं वो ऑडिटोरियम की वो कवर की जाती हैं, किससे, साउंड एब्जॉर्बर, साउंड जो एब्जॉर्ब कर पाए मटेरियल, उस तरीके के मटेरियल यूज किए जाते हैं। लाइक कंप्रेस्ड फायरबोर्ड यूज किए जाते हैं, रफ प्लास्टर यूज किया जाता है, ड्रेपियर्स यूज किए जाते हैं। सीट का जो मटेरियल होगा, जो बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होगा, वो सीट मटेरियल कैसा होगा, वो सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, कि जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर पाए, जिसकी वजह से जो रिवर्बरेशन हो रहा है वो ना हो वहां पर। तो ये सब चीजें जो है आपकी पहले रिवर्बरेशन, जो कि रिपीटेड जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो रिवर्बरेशन है। और इसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है कि हम जो है इस तरीके की वॉल्स मटेरियल इस तरीके का यूज करें, चाहे चेयर में मटेरियल यूज करें, चाहे जो है वॉल्स पर इस तरीके का मटेरियल यूज करें जो कि एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि जो है जो रिपीटेड जो साउंड हो रही है ये ना हो। नेक्स्ट है व्हाट इज लाउडनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस क्या है साउंड की और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड होती है। तो लाउडनेस क्या है, द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स टू द ईयर टू द साउंड इज डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो रिस्पॉन्स किस तरीके से हमारा ईयर कर पाता है किसी भी साउंड पे, वो है लाउडनेस ऑफ द साउंड। और लाउडनेस जो है और सॉफ्टनेस जो है वो डिटरमाइन किस पे की जाती है, एम्पलीट्यूड, जो कि हम बात कर चुके हैं कि ये जो है साउंड वेव जो जा रही है, ये साउंड वेव जो जा रही है, इसका जो ये वाला जो है क्रस्ट से, जो क्रस्ट वाला जो
ये जो हाइट है जो क्रस्ट तक होती है इसे ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं जी, एम्पलीट्यूड। तो ये जो है एम्पलीट्यूड जो है इसी पे ही जो है ये डिटरमाइन करता है हमारी लाउडनेस को, विच डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। तो ये डिपेंड करता है किस पे? फोर्स पे। किस फोर्स से जो है ऑब्जेक्ट को जो है वाइब्रेट किया गया है। अ लाउड साउंड हैज हाई एनर्जी, और जो लाउड साउंड होगी उसकी हाई एनर्जी लगेगी, हाई फोर्स भी लगेगा। फोर्स जितना ज्यादा होगा उससे जो है हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होगी तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। हाउ इज अल्ट्रासोनिक्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग? तो अल्ट्रासाउंड जो होती हैं, अल्ट्रासाउंड जो होती हैं वो किस तरीके से यूज की जाती है? अल्ट्रासाउंड क्यों कौन सी होती है? जो कि 20,000 हर्ट्ज से मोर देन 20,000 हर्ट्ज, तो जो मोर देन 20,000 हर्ट्ज से होंगी वही जो अल्ट्रासाउंड होती हैं। क्लीनिंग के लिए कैसे यूज होती हैं जी? अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड टू हार्ड टू प्लेस। तो जहां पर जो है पहुंच नहीं पाते, जिस तरीके से इस तरीके के कोई पार्ट हो तो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं पहुंच सकता, तो इस तरीके के पार्ट्स को साफ करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। जैसे स्पाइरल ट्यूब हो, स्पाइरल ट्यूब नहीं कर सकते आप, स्पाइरल ट्यूब किस तरीके से करेंगे? स्पाइरल ट्यूब नहीं कर सकते हम, ऑड शेप्ड जिस तरीके से ये ऑड शेप पार्ट्स भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी साफ करने के लिए, क्योंकि उनमें जो है हम डायरेक्टली कुछ कॉन्टेक्ट जो है हम इस तरीके का बनाएंगे ताकि वो इजीली क्लीन हो जाए, तो वहां पे अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड प्लेस्ड इन द क्लीनिंग सॉल्यूशन में डालते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स डालते हैं। तो उससे क्या होता है? ड्यू टू द हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है उससे जो उसके ऊपर डस्ट होती है, ग्रीस होती है, डर्ट होती है, वो डिटैच हो जाती है और वो ड्रॉप अलग हो जाती है उससे। तो आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज किए? जो स्पाइरल ट्यूब है, ओड शेप्ड जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड। तो कैसे यूज किया जाता है जी? उसमें जो है सॉल्यूशन में डाला जाता है, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है डाली जाती हैं। उससे क्या होगा? उसके ऊपर जो डर्ट लगा होगा, ग्रीस लगा होगा, वो अलग हो जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लीन हो जाएगा। अब डिफेक्ट्स जो हैं मेटल ब्लॉक में किस तरीके से डिटेक्ट किए जाते हैं? देखिए ये मेटल ब्लॉक है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं इसके अल्ट्रासाउंड वेव पास की जाती हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वेव्स पास की। अब इसमें जो अगर डिफेक्ट नहीं है तो ये जो है सीधी निकल जाएंगी, तो अल्ट्रासाउंड जो है डिटेक्टर लगाया जाएगा तो ये सीधी पहुंच जाएंगी। पर अल्ट्रासाउंड जब जो है अगर यहाँ पर जो है कुछ भी डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? ये जो है वापस जो है इधर जो है जिस आपने जो है वहां से जो है रिफ्लेक्ट होंगी और वापस आ जाएंगी, और यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर था यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अंदर जो है कुछ जो है डिफेक्ट है। तो आप जो है आंसर में लिखेंगे कैसे आप? द क्रैक्स एंड होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स विच आर इनविजिबल। अब कोई मेटल है उसमें आप जो है एक मेटल है, ये एक मेटल है, इसमें जो है यहाँ पर कोई होल है, यहाँ पर कुछ होल है, तो आप उसको डिटेक्ट तो नहीं कर सकते। आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं उसमें। तो वेव्स किस तरीके से करती हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है अलाउ करती हैं, पास हो जाती हैं उससे मेटल ब्लॉक से, और डिटेक्टर हम उसको सामने डिटेक्टर यूज करते हैं जो कि ट्रांसमिट करता है वेव्स को। इफ देयर इज इवन स्मॉल डिफेक्ट, अगर उसमें कोई स्मॉल डिफेक्ट भी होगा, द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेशर ऑफ द फ्लो और डिफेक्ट, तो वो जो है उसे डिटेक्ट कर लेगी। तो ये जो है आप इस तरीके से मेटल ब्लॉक के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी जो है अगर उसमें होल होता है या क्रैक होता है, किसके जरिए? अल्ट्रासाउंड के जरिए। तो आप जो है अपने जो आंसर में ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम जरूर बनाएं अपने आंसर में, ताकि जो है आपका जो एक्सप्रेशन होगा आंसर का वो बहुत बढ़िया जाए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप जो है अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जो है आप हमारी जो रिसेंट वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। आपने अगर टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।